देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर और आज प्रहार सियासत के उस शर्मनाक चेहरे पर जो एक बेटी के अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है। अयोध्या गैंगरेप केस में यूपी के सीएम योगी का एक्शन लगातार जारी है। आरोपी मोहित खान की बेकरी पर बुलडोजर चल चुका है। मोहित के बाकी अवैध निर्माण पर भी एक्शन की तैयारी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस समाजवादी पार्टी से मोहित खान का नाता जुड़ा हुआ है, जिस समाजवादी पार्टी का वो नगर अध्यक्ष है, वही समाजवादी पार्टी अब मोहित खान को कवर देने के लिए तरह तरह के बहाने बना रही है। वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है। बीजेपी का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मुलाकात कर चुका है, लेकिन सपा नेता अयोध्या जाने पीड़ित परिवार के साथ मिलकर उसका दर्द बांटने की बजाय आरोपियों के डीएनए टेस्ट की मांग पर अड़े हैं। आज भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यही दोहराया। अखिलेश ने एक बार फिर अयोध्या गैंगरेप केस में डीएनए टेस्ट की मांग की। अखिलेश ने इस मामले में योगी सरकार के कानून का सहारा लिया। अखिलेश ने कहा कि योगी सरकार ने ही 2023 में कानून बनाया है जिसके मुताबिक 7 साल से अधिक सजा के केस में आरोपियों का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अखिलेश गैंगरेप के आरोपी मोहित खान पर कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पुलिस अयोध्या केस की पूरी सच्चाई जानती है। एक नेता का नाम इस पूरे मामले में जुड़ा। मोहित खान ने 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। होना यह चाहिए था कि मोहित खान पर एक्शन होना चाहिए था, मोहित खान को पार्टी से निकाला जाना चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि डीएनए के बहाने, नार्को टेस्ट के बहाने कवर देने की कोशिश की जा रही है और मोहित खान पर समाजवादी पार्टी की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। इस मामले में अयोध्या से लेकर लखनऊ तक सियासत हो रही है। अयोध्या के भदरसा में पुलिस बल तैनात है, लेकिन आज सावन के तीसरे सोमवार का मेला होने की वजह से बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में जगह जगह पोस्टर लगाए हैं जिस पर लिखा है मोहित है गलती हो जाती है। पोस्टर लगने के कुछ घंटे बाद अखिलेश ने अयोध्या के मुद्दे पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाती हूं। में कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, और उसका परिणाम ये हुआ कि भेदभाव कर रहे हैं। और ये भेदभाव इसलिए कर रहे हैं कि इनको हर जगह राजनीति दिखाई दे रही है, वोट दिखाई दे रहा है। ये कितना भी कुछ कर लें, अब जनता को इनसे कोई उम्मीद नहीं है। और जब उम्मीद खत्म हो जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो समझ लेना उनका सफाया होना निश्चित है। ये जो हारे हैं, इतना बुरा हारे हैं, जनता इससे भी बुरा इन्हें हराएगी, तभी इनका इलाज हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी साजिश, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है चुनाव से पहले, और उनका लक्ष्य पहले दिन से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए, और खास कर से के मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सोचिए, एक मुख्यमंत्री योगी, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई योगी अगर वो लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करता है और कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं करता, वो योगी नहीं हो सकता है। अब इस मामले में हो ये रहा है कि 12 साल की बच्ची को इंसाफ दिलाने की बजाय मोहित खान को कैसे बचाया जाए, ये आपाधापी समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव बेशक कानून का हवाला दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि मोहित खान जो कि समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है और सांसद साहब का करीबी बताया जाता है, उस पर कोई एक्शन समाजवादी पार्टी लेने से क्यों कतरा रही है? क्या वोट बैंक की सियासत हो रही है? क्या आने वाले उपचुनाव या आने वाले चुनाव का जो खतरा है वो समाजवादी पार्टी को महसूस हो रहा है? इसलिए इस वक्त समाजवादी पार्टी मुश्किल में पड़ रही है। सिर्फ अखिलेश यादव नहीं जो इस पूरे मामले पर डीएनए की मांग कर रहे हैं, या बार बार उनका जो स्टेटमेंट है वो कंफ्यूजन पैदा करता है, बल्कि फैजाबाद के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है।
वो अवधेश प्रसाद जिन्हें पूरा का पूरा विपक्ष एक ट्रॉफी की तरह इस्तेमाल करता है, भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष के तौर पर इस्तेमाल करता है, वही अवधेश प्रसाद अयोध्या तो जीत गए, लेकिन अयोध्या में ही एक बेटी के साथ जो अनहोनी हुई, एक बेटी के साथ जो अन्याय हुआ, उसे न्याय दिलाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। मिलना तक मुनासिब नहीं समझा जा रहा है। आपको बता दें कि अवधेश प्रसाद ने कहा कि एक समिति हमने बनाई है जो अयोध्या जाकर इस पूरे मामले की जांच करेगी। हालांकि अभी तक भदरसे नहीं पहुंच पाए हैं। अब दिल्ली पहुंचने के बाद अवधेश प्रसाद पीड़ित परिवार के साथ जुबानी सहानुभूति जताते हुए नजर आ रहे हैं। अवधेश प्रसाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है, जो भी दोषी है उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन अभी तक ये जहमत सांसद साहब ने नहीं उठाई या समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उठाई कि पीड़ित परिवार से जाकर एक बार मुलाकात कर लिया जाए और ये देख लिया जाए कि कितने दर्द में वो बच्ची है जिसके साथ बर्बरता की सारी हदें पार की गई। अयोध्या का जो मामला है जी बहुत ही दर्दनाक है, शर्मनाक है और पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ा है। समाजवादी पार्टी की मांग है, अरे सुन लो भाई, अरे सुन लो, जो भी आरोपी है, जो भी कल्प्रिट है, उसके खिलाफ कानून में जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो, सजा दिलाई जाए और जो भी आरोपी हो यहाँ तक उसको फांसी दिलाई जाए। और हाँ पार्टी बता रहे हाँ सुनिए पार्टी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर लिया है और ये कहा गया है बहुत जल्दी से जल्दी बिना अनावश्यक विलंब के अपनी रिपोर्ट दे और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पार्टी मोहित खान पर क्या कार्रवाई कर रही है, इसका सीधा जवाब तो समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता से नहीं मिलता। हाँ, कभी समिति का झुंझुना पकड़ाने की कोशिश की जाती है, कभी डीएनए का हवाला दिया जाता है, तो कभी नार्को टेस्ट की मांग कर दी जाती है। 12 साल की नाबालिग से गैंगरेप में मोहित जेल जा चुका है, लेकिन उसके साम्राज्य पर प्रशासन का हथौड़ा चल रहा है। अभी तक क्या क्या कार्रवाई योगी सरकार की तरफ से की गई है? 3 अगस्त को अवैध बेकरी पर बुलडोजर चला, बेकरी के पास वाली बाउंड्री वॉल भी तोड़ दी गई। अभी घर और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बारी है, बुलडोजर चलाने की तैयारी है। सावन का सोमवार है, मेला लगा हुआ है, इसलिए बुलडोजर एक्शन फिलहाल रुका हुआ है। लेकिन इस आरोपी की एक अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा, प्रशासन का पीला पंजा चलेगा और जैसे जैसे इसने अवैध संपत्ति पर कब्जा किया है, वो सारी अवैध संपत्तियां पूरी तरीके से जमींदोज कर दी जाएंगी। मोइन की मुश्किलें अभी बाकी हैं। कैसे बाकी हैं, कहां-कहां पर बुलडोजर चलना अभी बाकी है, ये आपके सामने रख देती हूं। देखिए, जो मोहित का आलीशान घर है उस पर भी बुलडोजर चलेगा, वो भी जमीनों पर कब्जा करके बनाया गया है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है उस पर भी बुलडोजर चलेगा और जो रिश्तेदार का अस्पताल है उस पर भी बुलडोजर चलेगा। जैसे ही मोहित खान का नाम सामने आया, उसकी प्रॉपर्टी की डिटेल खंगाली गई और जब प्रॉपर्टीज की डिटेल खंगाली गई तो ये सामने आया कि मोहित खान ने न सिर्फ एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है, बल्कि उसने दलितों की जमीन पर कब्जा किया है, सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, तालाब की जमीन पर कब्जा किया है और वही कब्जे वाली जमीनों को छुड़ाने की जो तैयारी है वो की जा रही है। महज 2 क्लास तक पढ़ा हुआ मोहित खान कैसे 15 सालों में 50 करोड़ के साम्राज्य को खड़ा कर लेता है, अब इस तरफ जो जांच है वो यूपी सरकार की चल रही है। अयोध्या के भदरसा इलाके में मोहित खान की जो बेकरी हुआ करती थी, जिसमें अपराध हुआ था, नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ था, उस बेकरी को जमींदोज किया जा चुका है और अब नंबर है मोहित खान की उस प्रॉपर्टीज पर, उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर जो दरअसल सरकारी जमीन पर बना हुआ है। हम उसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपर मौजूद हैं, जिसका लगभग 10 मीटर का हिस्सा पूरी तरीके से नजूल की जमीन पर है, सरकारी जमीन पर है, चक्रोड पर बनाया गया है। यही वजह है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी जो बैंक है, उस बैंक को भी बोला गया है कि वो जल्द से जल्द खाली करे और उसके बाद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के उस हिस्से को जो दरअसल 10 मीटर में आता है, अवैध घोषित किया गया है, उसको खाली कराया जाएगा और उसके बाद उस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई होगी।
जो कुछ दुकानें हैं अभी फिलहाल यहाँ बची हुई हैं, दुकानें चल रही हैं, लेकिन सभी दुकानों को ये मैसेज दिया गया है, जानकारी दी गई है कि उनको भी जो शॉप्स हैं, दुकानें हैं, उनको जल्दी खाली करना है। क्योंकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपर कई सारी शॉप्स हैं, कई सारी दुकानें हैं। तो आप देखिए कि जब से ये कार्रवाई शुरू हुई है, बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई है, एसडीएम का एक्शन शुरू हुआ है, उसके बाद से लगातार यहाँ से लोग जो हैं वो अपना देखिए सामान लेकर के बाहर जा रहे हैं। टेलरिंग का जो सामान है उसको लोग लेकर के बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये बात की जानकारी दे दी गई है कि ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का 10 मीटर हिस्सा पूरी तरीके से अवैध है, गलत है, इल्लीगल है। जिसके बाद देखिए लोग अपना जो टेलरिंग का सामान है उसको लेकर के यहां से जा रहे हैं, ताकि इस पूरे परिसर को जो कि सरकारी जमीन पर बसा हुआ है इसको खाली किया जा सके। ये देखिए ये पूरी शॉप है, महीने का इसमें हजारों रुपए किराया वसूला जाता था, इसको फिलहाल खाली कर दिया गया है। और भी जो लोग हैं वो भी अपने मकान को, अपनी जगह को, अपने प्रतिष्ठान को खाली कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से ये आदेश दे दिया गया है। भाई सब खाली करने के आदेश हो गए हैं? टोटल खाली कर रहे हैं आप लोग? खाली हटा कब से आप लोग थे यहाँ पे भैया? हम लोग थे करीब 5-6 साल से। 5-6 साल से। कितना किराया जाता था एक दुकान का? एक दुकान का किराया था 1500, 2000, 3000, जैसा जिससे पाते थे उस तरह लेते थे। लेकिन अब दिक्कत हो रही है, सरकार की तरफ से बताया गया है कि भाई अवैध है। दुकान नहीं है यहाँ, लेकिन भाई लोगों की है। आपके भाई लोगों की है, वो फिर भी हटा लिया जा रहा है। आप सब खाली कर रहे हैं आप लोग? मोहित खान को आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? उनसे हम लोग बाहर के हैं। अच्छा। आपको एक मतलब व्यापार के लिए जगह चाहिए थी, वो आपने जगह लिया, पता लगा खाली करना तो आप खाली कर रहे हैं। फिलहाल लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, सामान हटाना, एक जगह से दूसरी यहाँ शिफ्ट करना, नए व्यापार को फिर से स्टैब्लिश करना, लेकिन सरकारी जमीन है और सरकार की चूंकि कार्रवाई हो रही है तो इस तरीके की दिक्कतें, परेशानी लोगों को आमतौर पर आ ही जाती है ऐसी कार्रवाइयों के बाद। देखिए पूरी जो शॉप है, टेलरिंग का काम होता था, फिलहाल यहाँ से सारा सामान को हटाया जा रहा है और जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, मदद कर रहे हैं इस पूरी शॉप को। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को तोड़ा जाएगा और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो दुकानें हैं उन्हें खाली करवाया जा रहा है। विशाल की आपने एक रिपोर्ट देखी, अब सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं, हमारे साथ वो जुड़ गए हैं। विशाल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को तो खाली करवाया जा रहा है, आपकी रिपोर्ट में भी हमने देखा कि लोग अब दुकानों को खाली कर रहे हैं, और वो जगह बताइए जहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है या इस आरोपी की जितनी भी अवैध संपत्ति है उसे जमींदोज किया जा सकता है। प्राची, इस समय हम भदरसा इलाके में ही मौजूद हैं, उसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने जहां पर एक बैंक, पंजाब नेशनल बैंक ग्राउंड फ्लोर पर है। और इसके अलावा A1 बेकरी नाम से जो मोहित की रिटेल शॉप होती थी वो भी यहीं पे है। बैंक को भी नोटिस एसडीएम सोहावल की तरफ से दिया जा चुका है और A1 बेकरी को पूरी तरीके से सील किया जा चुका है, बगल की दुकान को भी सील किया जा चुका है। और आपको बता दें प्राची कि चक रोड, जो कि गांव में आमतौर पर मानी जाती है कि सरकारी रोड को चक रोड कहा जाता है, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स में अगर बात किया जाए तो बैंक हो गई, A1 बेकरी हो गई, इसके अलावा जो बगल की दुकान है 10 मीटर तक का जो हिस्सा है ये पूरी तरीके से नजूल की जमीन पर बना हुआ है। तो इस पूरे इलाके को पहले खाली कराया जाएगा। एडीएम की अध्यक्षता में एसडीएम यहां पर मौजूद रहेंगे, लेखपाल मौजूद रहेंगे, कानूनगो मौजूद रहेंगे, और उसके बाद बुलडोजर एक्शन की शुरुआत होगी। अगर यहां पर बात किया जाए, चूंकि मामला संवेदनशील है, कानून व्यवस्था के लिहाज से काफी ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए पुलिस जो व्यवस्था है वो अभी भी यहां पर प्राची बनी हुई है, ताकि किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था ना बिगड़ने पाए। हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक फिलहाल प्रशासन इस समय जानकारियां जुटा रहा है मोहित से जुड़ी हुई सभी प्रॉपर्टीज की, क्योंकि कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर लेना, दलितों की जमीन पर कब्जा कर लेना, गलत जगह पर चौकी का निर्माण करना, पुलिस चौकी का निर्माण करना, और उसके बाद वहां से न सिर्फ अपने प्रभुत्व को आगे बढ़ाना बल्कि पुलिस कर्मियों पर भी दबाव बनाना, उस चौकी को भी खाली करा लिया गया है। और यह भी बताया जा रहा है कि शमशान की जगह पर वो चौकी बनी हुई है, जो कि यहां से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इसके अलावा अगर मोहित खान के घर की बात कर ले प्राची, तो उस घर के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी सरकारी जमीन पर है, पूरी तरीके से इलीगल है, लेकिन चूंकि प्रैक्टिस इस समय जारी है, इस इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है, और एसडीएम, एडीएम और पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अधिकारी हैं वो आज भी भदरसा आएंगे। और जो ठीक है, अयोध्या में ये जो बुलडोजर चल रहा है विशाल, ये तो अवैध संपत्ति पर चल रहा है, लेकिन इसे संविधान के खिलाफ बताया जा रहा है, इसे योगी सरकार की मनमानी बताया जा रहा है। चूंकि आरोपी मुसलमान हैं तो मुसलमान कार्ड खेलने की भी कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब सच्चाई क्या है, इलीगल प्रॉपर्टीज को ढाया जाए या नहीं? विशाल, आवाज मिल रही है आपको? प्राची, अपना सवाल दोहरा दें आप थोड़ा बीच में। बिल्कुल विशाल, देखिए सवाल यह है कि एक तरफ योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है, एक एक करके अवैध संपत्ति को गिराया जा रहा है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव इसी को बहाना बनाकर ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और ये कार्रवाई पूरी तरीके से असंवैधानिक है। योगी सरकार की मनमानी चल रही है पूरे मामले में।
देखिए, जब से ये पूरा मामला सामने आया है प्राची, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से नार्को टेस्ट की मांग की जा रही है, डीएनए जांच की मांग की जा रही है और सरकार के अधिकारियों पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि मंडल यहां पर नहीं आया है, पीड़िता से मुलाकात करने नहीं आया है। हालांकि समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं फैजाबाद से, वो जरूर कह रहे हैं कि हम पीड़िता के साथ हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के इस तरीके के जो आरोप हैं उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जो पलटवार है वो शुरू हो चुका है। कल ही आपने देखा होगा प्राची कि किस तरीके से डॉक्टर श्वेता सिंह है, भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता है, उनकी तरफ से पोस्टर लगाया गया और उसमें पहले जिक्र किया गया, लड़के हैं गलती हो जाती है। आपको पता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था, बहुत ज्यादा प्रचलित भी हुआ था। देखिए, समाजवादी पार्टी की जो लाइन है, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से बयानबाजी कर रही है विशाल, उसने कई सवालों को जन्म दे दिया है। और सवाल ये है कि अगर आप पीड़िता के साथ खड़े भी हैं तो आप पीड़िता से मिलने क्यों नहीं जाते हैं? समाजवादी पार्टी को किस बात का इंतजार है, वहां के सांसद को किस बात का इंतजार है? शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। अब देखिए, समाजवादी पार्टी पहले तो इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुई थी, ये चुप्पी तोड़ी तो और भी ज्यादा मुश्किल पैदा हो गई, क्योंकि समाजवादी पार्टी पूरे मामले में डीएनए टेस्ट की मांग पर अड़ी हुई है। अभी मांग क्यों किया जा रही है? अखिलेश शुरू से डीएनए टेस्ट कराने की मांग कर रहे हैं। अखिलेश को बीजेपी नेताओं ने इस पर करारा जवाब दिया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि रेपिस्ट को बचाना सपा की जन्मजात फितरत है, तो ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा के डीएनए में ही गुंडाई और अराजकता है। समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडाई है, अराजकता है, हत्यारों को संरक्षण देना, बलात्कारियों को संरक्षण देना समाजवादी पार्टी का पुराना सगल रहा है। जब जब इनको ताकत मिलती है, हमेशा ये गुंडे माफियाओं के साथ खड़े होते हैं। जो भी इस जघन्य अपराध को कारित करने में लिप्त है उसको दंडित किया जाए, कानून के रास्ते से दंडित किया जाए। आप लोग ने इस मुद्दे को जो बनाया है उसके पीछे दो मंशा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, लेकिन चर्चा अयोध्या के मुद्दे की इसलिए आप करेंगे कि वहां बाई इलेक्शन होना है, तो वहां कोई फायदा कैसे उठा लिया जाए, इस मामले को समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया। कोई व्यक्ति विशेष अगर कोई अपराध करता है तो उसके लिए किसी पार्टी को कैसे खींच रहे हैं? उसमें व्यक्ति विशेष के अपराध पर पार्टी को नहीं खींचा जा सकता, लेकिन पार्टी को भी अपना स्टैंड तो क्लियर करना पड़ेगा कि आप मोहित खान के साथ खड़े हैं या 12 साल की उस मासूम पीड़िता के साथ जो गर्भवती है, जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है। अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता के पास अयोध्या जाने के लिए टाइम नहीं, लेकिन अखिलेश आज योगी के गढ़ गोरखपुर जरूर जा सकते हैं। अखिलेश यादव आज गोरखपुर के चिल्लू पार जा सकते हैं, जहां यूपी के पूर्व बाहुबली और कैबिनेट मंत्री रह चुके हरिशंकर तिवारी की जयंती के बहाने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। इसी बहाने समाजवादी पार्टी ब्राह्मण कार्ड खेलने में जुटी है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सपा नेता माता प्रसाद पांडे करेंगे। कार्यक्रम में अखिलेश यादव के शामिल होने की भी संभावना है। हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा के चबूतरे पर बुलडोजर चलने पर सियासत गरमाई। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी बुलडोजर चलाकर कभी कामयाब नहीं हो सकती है। अखिलेश यादव एक बार फिर उत्तर प्रदेश में टोन सेट करना चाहते हैं और बीजेपी को, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ब्राह्मण विरोधी करार देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, काम बिगाड़ना। अगर हरिशंकर तिवारी जी की, उनके परिवार के लोग या उनके अनुयायी या आसपास के लोग उन्हें सम्मान देना चाहते हैं, उनकी प्रतिमा लगाना चाहते हैं, तो सरकार को कहां से ये कानून याद आ जाते हैं और जानबूझ करके इस तरह का व्यवहार करते हैं, डराने का काम करते हैं। ये डरा करके, बुलडोजर दिखा करके या पुलिस को अपना कार्यकर्ता बना करके उससे कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जनता ने जो अभी सबक सिखाया इनको, जनता तैयार है, आने वाले समय में इनको और सबक सिखाने जा रहा है। अखिलेश यादव बखूबी जानते हैं उत्तर प्रदेश में अगर कामयाबी हासिल करनी है तो पीडीए के साथ साथ सवर्णों का समर्थन मिलना भी उन्हें जरूरी है। इस लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने किया, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव अब ब्राह्मण कार्ड भी खेलना चाहते हैं। पीडीए से जबरदस्त कामयाबी उनको मिली, अब ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। सपा के वोट % में इजाफा हुआ। अब यूपी में जो विधानसभा सीटें हैं उन पर अखिलेश यादव की नजर है। 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। उसके पहले
पहले अखिलेश अब ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं। अखिलेश ने पहले तो पूर्वांचल के ब्राह्मण चेहरे माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया। अब हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा के स्थापना समारोह में शामिल होने जा सकते हैं। उसके पहले उन्होंने सपा के संस्थापक रहे जनेश्वर मिश्रा को लखनऊ में श्रद्धांजलि भी दी थी। तो अखिलेश यादव ये जानते हैं कि अगर पूर्वांचल को साधना है तो ठाकुर और ब्राह्मण जाति को साधना जरूरी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। यूपी में उपचुनाव से पहले हरिशंकर तिवारी के बहाने ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर सियासत तेज हो गई है। अखिलेश को यह मौका है प्रशासन की बुलडोजर एक्शन से। दरअसल गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी के पैतृक गांव टाडा में उनकी प्रतिमा लगनी है। इसके लिए चबूतरा लगाया जा रहा था, लेकिन प्रशासन ने इसे यह कहते हुए तोड़ दिया कि इसकी मंजूरी नहीं ली गई है। इसका काफी विरोध हो रहा है। इसमें अखिलेश यादव को अपना चांस दिख रहा है, इसलिए अखिलेश यादव गोरखपुर जा सकते हैं। पूर्वांचल की अगर बात करें तो 40 तकरीबन ऐसी सीटें हैं जहां ब्राह्मण वोट बैंक अच्छा खासा प्रभाव डालता है। पिछले विधानसभा सीटों में सिर्फ समाजवादी पार्टी ने यहां 6 सीटें जीती थी। इस बार समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को अपने साथ लाना चाहती है। अब ब्राह्मण वोट बैंक को साधना जरूरी क्यों है, यह भी आपके सामने है। ब्राह्मण वोट 12 से 14% है और तकरीबन 115 सीटों पर ब्राह्मण वोटर्स का अच्छा खासा प्रभाव है। दबदबा यह है कि 21 में से 6 जो मुख्यमंत्री है वो ब्राह्मण रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में, और अयोध्या आंदोलन के बाद ब्राह्मण बीजेपी के साथ जुड़ गया था। इसी ब्राह्मण वोट बैंक को समाजवादी पार्टी छिटकना चाहती है। कोशिश 2022 के चुनावों में भी की गई थी। अब विधानसभा के उपचुनावों से पहले इसी कार्ड का लिटमस टेस्ट अखिलेश यादव करना चाहते हैं।